चार्ली एक ऐसा आदमी है जो अपने छात्रों को एक अच्छे से लिखे गए निबंध के शरीर की ताकत समझाने की कोशिश में जुटा है। लेकिन विडंबना यह है कि इस शरीर को चार्ली ने अपनी खुद की जिंदगी में पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है। चार्ली एक अकेला, अत्यधिक मोटा आदमी है जो कभी भी अपने घर या यूं कहें कि अपने सोफे से बाहर नहीं निकलता। उसकी देखभाल उसकी सबसे अच्छी दोस्त लिज करती है, जो स्थानीय अस्पताल में नर्स है। वह अपनी पूर्व पत्नी और बच्चे से अलग है और अपनी जिंदगी बस खाने और लेखन के महत्व को पढ़ाने में बिताता है। एक दिन अचानक दरवाजे पर हुई दस्तक से चार्ली घबरा जाता है और उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, मानो उसे दिल का दौरा पड़ रहा हो। दरवाजे पर खड़ा युवक थॉमस डर जाता है और एम्बुलेंस बुलाने की पेशकश करता है। लेकिन यूएस में महंगे हेल्थ केयर बिल से डरते हुए चार्ली एम्बुलेंस से इनकार कर देता है और थॉमस से अनुरोध करता है कि वह मोबी डिक के बारे में लिखे गए निबंध को पढ़े। थॉमस उलझन में होता है, लेकिन उसे लगता है कि आदमी की जान बचानी है, तो वह निबंध का एक पैराग्राफ पढ़ना शुरू कर देता है। पैराग्राफ खत्म होते होते चार्ली शांत होने लगता है। ये देखकर थॉमस निबंध को नीचे रख देता है और फिर से एम्बुलेंस बुलाने की बात करता है। चार्ली फिर मना कर देता है, लेकिन थॉमस से अपना फोन उठाने के लिए कहता है, जो नीचे गिर गया था। वह लिज को कॉल करता है क्योंकि वही उसकी मेडिकल देखभाल करती है। जब तक लिज आती है, थॉमस पूछता है कि चार्ली ने उसे निबंध क्यों पढ़वाया, लेकिन चार्ली का जवाब स्पष्ट होता है और वह इशारा देता है कि ज्यादा सवाल पूछना ठीक नहीं। लिज दौड़ते हुए घर में आती है, अपने दोस्त की जान की चिंता करती हुई। वह उसकी हालत चेक करती है और उसकी बहुत तेज ब्लड प्रेशर और भारी सांसों से चिंतित होती है, क्योंकि उसे पता है कि चार्ली को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है। चार्ली उसके अस्पताल जाने के अनुरोध को नजरअंदाज करता है क्योंकि उसके पास बीमा नहीं है। लिज की बातों से बचने के लिए चार्ली बहाना बनाता है और वॉशरूम चला जाता है। वह इतना मोटा है कि चलने के लिए उसे वॉकर की जरूरत पड़ती है। इस सीन में जब वह खुद को सोफे से उठाता है तो उसका शरीर उस व्हेल जैसा लगता है जो पानी से बाहर कूदती है। यह दृश्य डरावना होते हुए भी अद्भुत है। थॉमस के साथ अकेले एक पल का फायदा उठाते हुए लिज उससे पूछताछ करती है। उसे पता चलता है कि वह एक मिशनरी है जो न्यू लाइफ नामक चर्च से आया है, जिसे लिज के गोद लिए पिता डग ने स्थापित किया था। न्यू लाइफ चर्च ने चार्ली और लिज दोनों को बहुत दर्द दिया है और लिज नहीं चाहती कि चार्ली अपनी आखिरी दिनों में फिर से इस दर्द से गुजरे, खासकर तब जब न्यू लाइफ की वजह से उसके बॉयफ्रेंड की मौत हो गई थी। लिज बार बार चार्ली को याद दिलाती है कि बिना सही मेडिकल सहायता के वह मर जाएगा, लेकिन चार्ली जिद्दी है। लिज की दलीलें और प्रार्थनाएं भी उसे बदल नहीं पाती। लिज आखिरकार हार मान लेती है और दोनों टीवी देखने लगते हैं। हालांकि अभी अभी उसे बताया गया है कि उसकी स्थिति जानलेवा है। चार्ली लिज से कहता है कि उसे एक बड़ी बाल्टी फ्राइड चिकन ला कर दे। एलन के गुजर जाने के बाद से चार्ली बहुत अकेला हो गया है। उसने अपने जीवन में खालीपन को खाना खाने से भरा और अब उसकी हालत इतनी खराब है कि उसे बिस्तर में जाने के लिए दीवार पर लटके सामानों की मदद लेनी पड़ती है और चीजें उठाने के लिए एक छड़ी का सहारा लेना पड़ता है। उसे हर रोज एक पिज्जा चेन गैम्बिनो से पेपरोनी पिज्जा की डिलीवरी मिलती है, लेकिन उसने कभी डिलीवरी मैन से दरवाजा नहीं खोला। वह पैसे मेलबॉक्स में रखता है और पिज्जा को दरवाजे के बाहर बेंच पर छोड़ने का अनुरोध करता है। वह जानता है कि लोग उसे कैसे देखते होंगे और वह खुद से शर्मिंदा भी है। मोबी डिक पर लिखा निबंध, जिसे थॉमस ने पढ़ा था, चार्ली के लिए एक तरह का मानसिक सहारा है। वह इसे दिल से याद रखता है और जब उसे अपनी नसों को शांत करने की जरूरत होती है तब बार बार इसे दोहराता है। अपनी हालत को लेकर चिंतित चार्ली गूगल पर अपनी जीवित रहने की संभावनाओं की तलाश करता है। जब वह देखता है कि वे कितनी कम है तो वह अपने चॉकलेट के ड्रॉर की तरफ बढ़ता है और एक के बाद एक चॉकलेट बार खाने लगता है। अचानक उसे एहसास होता है कि उसे अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। उसे बस अपनी किस्मत को स्वीकार करना है और जो समय बचा है उसका सही उपयोग करना है। अपनी उदास जिंदगी से कुछ उद्देश्य पाने की आखिरी कोशिश में वह फैसला करता है कि वह अपनी 16 साल की बेटी एली के साथ अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करेगा। जब वह यह पता लगाता है कि एली स्कूल से फेल हो रही है तो वह उसे इंग्लिश क्लास के लिए उसके निबंधों को फिर से लिखने में मदद करने की पेशकश करता है। हालांकि यह पक्का नहीं है कि एली नियमित रूप से उससे मिलने आएगी, इसलिए चार्ली उसे अपने बैंक खाते में जमा सारी रकम देने का लालच भी देता है। एली, जो अपने पिता से बहुत नाराज है, पैसे की जरूरत के चलते मान जाती है। हालांकि वह अपना निबंध खुद लिखना नहीं चाहती। जाने से पहले एली अपने पिता से मांग करती है कि वह बिना किसी सहारे के खड़े होकर उसके पास चले, ताकि वह यह साबित कर सके कि वह उससे प्यार करता है। वह उसका वॉकर हटा देती है और चार्ली को अपने दम पर चलने के लिए मजबूर करती है। चार्ली बहुत कोशिश करता है, लेकिन बुरी तरह से असफल हो जाता है। इससे निराश एली गुस्से में बाहर निकल जाती है, चार्ली को हामफते और सांस लेने के लिए संघर्ष करते हुए छोड़कर। जब लिज चार्ली की सेहत की जांच करने आती है तो वह उसे एक मशीन देती है जो उसके स्ट्रेस लेवल को ट्रैक करेगी। उसे एली का नाम लिखा हुआ एक निबंध भी मिलता है। यह देखकर लिज गुस्से में आ जाती है और घबराई हुई भी होती है, क्योंकि उसे लगता है कि चार्ली को उसकी बेटी से मिलने का कोई अधिकार नहीं है। वह चार्ली से वादा लेती है कि वह एली को फिर से कॉल नहीं करेगा। चार्ली उसे शांत करने के लिए धीरे से ठीक है कह देता है। लिज उसे डिनर के लिए एक मीटबॉल सब देती है और किचन में बर्तन धोने लगती है। चार्ली सब में एक बड़ा बाइट लेता है और सोच में डूबकर चबाना भूल जाता है। वह खाने के टुकड़े से घुटने लगता है। लिज यह देखती है और तुरंत दौड़कर उसके गले से खाना निकालने की कोशिश करती है। वह उसकी पीठ पर जोर से थपकी मारती है,
जिससे खाना बाहर निकल जाता है। इस घटना से दोनों दोस्त डर जाते हैं और वे बिना कुछ कहे अपना काम करने लगते हैं। अगले दिन चार्ली घर को एली की विजिट के लिए तैयार कर रहा है। वह एली के लिए एक नोटबुक ढूंढ रहा होता है जब उसे उसकी और एलन की एक तस्वीर मिलती है। हल्की सी मुस्कान और पुरानी यादों के साथ वह आखिरकार उस बेडरूम को खोलने का फैसला करता है जो काफी समय से बंद था। वह चाबी तक पहुंचने की कोशिश करता है लेकिन वह हाथ से फिसलकर कैबिनेट के नीचे गिर जाती है, जिससे उसे वापस पाना असंभव हो जाता है। चार्ली हार मानकर एली का इंतजार करता है। एली के आने पर चार्ली उसके लीव्स ऑफ ग्रास पर लिखे गए निबंध की समीक्षा करता है जो वॉल्ट विटमैन की प्रसिद्ध कविता है। एली इसे समझने के बजाय इसे बकवास कहती है। इससे चार्ली को एहसास होता है कि उसकी कभी चहकती बेटी अब कितनी कड़वी हो गई है। फिर भी वह उसकी कड़वाहट में उम्मीद की किरण ढूंढने की कोशिश करता है। एली को इस कविता में रुचि न लेते देख वह उससे कुछ सामान्य सवाल पूछने लगता है। पहले तो वह अनिच्छा से जवाब देती है, लेकिन फिर बताती है कि उसकी माँ अब शराबी हो चुकी है और उन्होंने एक नया घर लिया है। एली को भी सवाल पूछने का अधिकार है, तो वह चार्ली से पूछती है कि उसने इतना वजन कैसे बढ़ा लिया। वह उसे बताता है कि किसी करीबी के गुजरने के बाद उसने वजन बढ़ाना शुरू किया। एली उसे बेरहमी से टोकते हुए कहती है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड, और उस एक रात के डिनर को याद करती है जब चार्ली ने एलन, एली और खुद के लिए स्टेक्स बनाए थे। यह जानकर चार्ली हैरान होता है कि एली को वह रात अब भी याद है। वह एली से अनुरोध करता है कि वह अपनी कुछ भावनाएं एक नोटबुक में लिखे और खुद को वॉशरूम जाने के लिए माफी मांगता है। उस दिन उसके लिए काफी भावनात्मक रूप से कठिन रहा है। उसे कई ऐसे लम्हों से गुजरना पड़ा है जिन्होंने उसे एलन की मौत का दर्द फिर से याद दिलाया। चार्ली बाथरूम में बैठकर अपनी भावनाओं को बाहर निकालने के लिए रोता है। इसी बीच कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। एली दरवाजा खोलती है और सामने थॉमस को पाती है जो फिर से अपने धार्मिक मिशन पर है। एली उसे घर में अंदर आने देती है और पूछती है कि वह कौन है। वह बताता है कि वह न्यू लाइफ चर्च से है और यीशु का संदेश फैलाने आया है। एली इसे बकवास मानकर नजरअंदाज करती है और कहती है कि कल इसी वक्त उससे मिलने आए। चार्ली वॉशरूम से बाहर आता है और जैसे ही बाहर निकलता है एली की फोटो खींचने की आवाज सुनता है। एली घर छोड़कर चली जाती है, थॉमस और चार्ली को अकेला छोड़कर। थॉमस समझाता है कि वह दुनिया के अंत के आने और यीशु के पुनः आगमन पर विश्वास करता है। चार्ली उसे बताता है कि उसने न्यू लाइफ द्वारा प्रकाशित हर चीज पढ़ी है और वह इन बातों पर विश्वास नहीं करता। थॉमस चार्ली की मदद करने पर जोर देता है तो चार्ली उससे कहता है कि वह कैबिनेट के नीचे से चाबी निकाल दे। चार्ली ने थॉमस की मदद से आखिरकार वह चाबी ढूंढ निकाली और बेडरूम खोला। जब वह और थॉमस न्यू लाइफ के बारे में बात कर रहे थे तभी लिज घर पहुंचती है और थॉमस को देखकर गुस्से में आ जाती है। शुरुआत में वह थॉमस को जाने के लिए कहती है लेकिन फिर उसे रुकने के लिए कहती है ताकि वह उससे कुछ बात कर सके। लिज ने चार्ली के लिए एक व्हीलचेयर भी लाई है, एक साधारण कस्टम निर्मित व्हीलचेयर जिसे एक और मरीज के लिए ऑर्डर किया गया था, लेकिन उस मरीज की मौत हो जाने के बाद व्हीलचेयर अस्पताल में पड़ी हुई थी। लिज फिर थॉमस को बाहर ले जाकर बताती है कि न्यू लाइफ ने उसके और चार्ली के जीवन में कितना दर्द और तकलीफ दी है। वह अपने गोद लिए माता पिता के बारे में बताती है जो न्यू लाइफ फाउंडेशन चलाते हैं। उसका बड़ा भाई एलन भी न्यू लाइफ के मिशनरियों में से एक था। उसे कुछ काम के लिए साउथ अमेरिका भेजा गया जहां उसने सुना कि उसके पिता ने उसकी शादी एक ईसाई लड़की से तय कर दी है। लेकिन एलन समलैंगिक था और अपनी या किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था। जब वह वापस आइडहो आया तो उसकी मुलाकात चार्ली से हुई और दोनों को प्यार हो गया। लेकिन चर्च और उसके धार्मिक सिद्धांत एलन के लिए एक श्राप बन गए और वह इससे कभी उबर नहीं पाया। उसने खाना बंद कर दिया और अचानक गायब हो गया। कुछ दिनों बाद उसका शव समुद्र तट पर मिला। चार्ली को यह सब सुनाई देता है और वह महसूस करता है कि लिज कहानी के अंत में रो रही है। थॉमस, जो यह सब सुनकर थका हुआ और डरा हुआ महसूस करता है, वहां से भाग जाता है। लिज भी चली जाती है और चार्ली एलन के उस बंद कमरे में दाखिल होता है जिसमें एलन के जिंदा रहने के समय की यादें अब भी बसी हुई हैं। कमरे से एलन की खुशबू अब भी आती है जिससे चार्ली को थोड़ी राहत मिलती है। डिनर के वक्त चार्ली अपनी बेटी द्वारा लिखी नोटबुक को देखता है। उसमें सिर्फ 3 पंक्तियां लिखी होती हैं, यह अपार्टमेंट बदबू कर रहा है, यह नोटबुक है और मुझे सबसे नफरत है। अपनी बेटी की प्रतिभा खो जाने से चार्ली को दुख होता है, लेकिन वह फिर भी उसके लिखे पर हंस देता है। अगले दिन एली वापस अपार्टमेंट आती है अपने लिए लिखवाया निबंध लेने। चार्ली फिर से अपनी बेटी से जुड़ने की कोशिश करता है, माफी मांगता है और अपने किए को सही ठहराने की कोशिश करता है। लेकिन एली को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। वह उसकी हरकतों से बहुत परेशान और आहत है और कुछ भी बदलने वाला नहीं है। वह उसे बताता है कि वह हमेशा उसकी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता था, लेकिन उसकी माँ ने उसे कभी ऐसा नहीं करने दिया। विषय बदलने के लिए एली उससे पूछती है कि क्या वह एक टर्की सैंडविच खाना चाहेगा। चार्ली उसके इस इशारे से आशान्वित यह नहीं देख पाता कि एली सैंडविच में 2 नींद की गोलियां मिला देती है। कुछ घंटों बाद थॉमस दरवाजे पर दस्तक देता है। एली वहां बैठे हुए पॉट गांजा पी रही होती है और थॉमस को भी पेशकश करती है। वह बताता है कि वह पहले एक नशेड़ी था लेकिन अब धूम्रपान नहीं करता। एली उसे दबाव में फिर से नशा करने के लिए कहती है और फिर उससे न्यू लाइफ और उसकी मिशनरी बनने की कहानी पूछती है। आखिरकार यह पता चलता है कि न्यू लाइफ अब दरवाजे दरवाजे प्रचार नहीं करता। एली उसकी झूठ पकड़ लेती है और सच्चाई जानने की मांग करती है।
शुरुआत में थॉमस हिचकिचाता है, लेकिन फिर सच्चाई बताता है। वह आइडहो तो आया था, लेकिन न्यू लाइफ के साथ नहीं। जब उसे एहसास हुआ कि उसका चर्च ग्रुप लोगों की जिंदगी में कोई फर्क नहीं डाल रहा था, उसने वहां से थोड़ा पैसा चुराया और भाग गया। अब वह अपने माता पिता से संपर्क करने से डरता है, क्योंकि उसे उनसे शर्म आती है। इसी दौरान वह एक बाइबल देखता है, जो कभी एलन की थी। एली ने इस पूरे बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया था और अब थॉमस को बेनकाब करने का प्लान बना रही है। इसी बीच लिज और मैरी घर में प्रवेश करती हैं। थॉमस डरकर भाग जाता है। एली की मुसीबत बढ़ जाती है, क्योंकि उसने अपने पिता को नींद की गोलियां दी थी, जो कि जानलेवा हो सकती थी। मैरी चार्ली पर गुस्सा करती है कि उसने लीज के पीछे यह सब किया, लेकिन वह अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानती है कि उसका यहाँ आने का कुछ कारण जरूर था। वह चार्ली से पूछती है कि क्या उसने एली को पैसे के बारे में बता दिया है। यह सुनकर लिज को गहरा झटका लगता है। लिज तो हमेशा मानती थी कि चार्ली के पास कोई पैसा नहीं है। यह जानकर वह बेहद आहत होती है, क्योंकि अगर उसके पास पैसा था तो वह अपना इलाज करा सकता था। अपने सबसे अच्छे दोस्त द्वारा झूठ बोले जाने से वह बेहद निराश होकर घर छोड़ देती है। एली गुस्से में चिल्लाती है और अपने पिता से कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह जिंदा है या मर गया। यह सुनकर चार्ली को दुख होता है, लेकिन वह फिर भी उसे याद दिलाता है कि वह अपना निबंध ले जाए, जो उसने उसके लिए लिखा था। मेरी अपने पूर्व पति की हालत देखकर और इस बात से परेशान है कि उसने इतनी छोटी उम्र में एली को पैसे देने का फैसला कर लिया है। दोनों माता पिता के बीच चार्ली अब भी एली के लिए कुछ उम्मीद रखता है, जबकि मैरी ने पूरी तरह से हार मान ली है। वह मानती है कि उसकी बेटी एक राक्षस बन चुकी है और फेसबुक पर लोगों को तंग करने की उसकी आदत इसका सबूत है। बेटी के बारे में बात करने के अलावा दोनों अपने शादीशुदा जीवन के कुछ अच्छे पलों को याद करते हैं। भले ही अब बहुत देर हो चुकी है, मैरी आखिरकार एलन की असमय मौत के लिए चार्ली के प्रति संवेदना प्रकट करती है। वे एक दिल को छू लेने वाला पल भी साझा करते हैं, जहां मैरी अपने पूर्व पति के लिए अपनी चिंता जाहिर करती है। वह बताती है कि वह एली से शर्मिंदा है और यही कारण है कि उसने उसे चार्ली से इतने समय तक दूर रखा। वह उससे गुजारिश करती है कि वह एली से दूर रहे, लेकिन चार्ली इनकार कर देता है। वह मरने से पहले अपनी जिंदगी में कम से कम एक अच्छा काम करना चाहता है। दोनों के बीच बहस हो जाती है और मैरी वहां से चली जाती है, इससे पहले की बात और बढ़े। हर दिन की तरह चार्ली का पिज्जा गैम्बिनो से डिलीवर हो जाता है। उसका नियमित डिलीवरी मैन डैन पिज्जा बेंच पर छोड़ देता है। लेकिन आज जब चार्ली पिज्जा लेने जाता है तो वह देखता है कि डैन वहां रुका हुआ है और उसके बाहर आने का इंतजार कर रहा है। डैन चार्ली को देखकर बस एक ठंडी सी हंसी हंसता है, जिससे चार्ली चिढ़ जाता है। वह उदासी में चला जाता है और जो कुछ भी उसके सामने आता है वह खाने लगता है। टर्की, मेयो, चॉकलेट, पिज्जा, सब कुछ। इस बिंज ईटिंग से उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और वह उल्टी कर देता है। वह खुद से नफरत करने लगता है और रोने लगता है। चार्ली को खुद को संभालना पड़ता है, क्योंकि थॉमस दरवाजे पर दस्तक देकर उसे एक खबर देने आता है। यह पता चलता है कि एली ने थॉमस की तस्वीरें और उसकी कबूलियत की रिकॉर्डिंग उसके मिशन के मंत्री और उसके माता पिता को भेज दी थी। उसे उम्मीद थी कि उसके माता पिता उससे नाराज होंगे, लेकिन इसके बजाय उन्होंने उसकी गलतियों को माफ कर दिया और उसे घर लौटने के लिए कहा। चार्ली यह सुनकर खुश होता है कि उसकी बेटी ने किसी की जिंदगी बचा ली। थॉमस चार्ली को बताता है कि उसके पास भी बचने का एक रास्ता है। वह बाइबल से एक श्लोक पढ़ता है और चार्ली को उसके शरीर को छोड़कर अपनी आत्मा को बचाने की सलाह देता है। वह उसे बताता है कि एलन ने समलैंगिक होने का रास्ता चुना था, जो उसकी दुखद मौत का कारण बना, लेकिन चार्ली के लिए अब भी देर नहीं हुई है। उसे बस माफी मांगनी है और अपने शरीर को छोड़ना है, ताकि उसकी आत्मा बच सके। एलन की मौत का कारण उसकी यौनिकता को बताना चार्ली बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह गुस्से में आ जाता है और थॉमस को अपने और एलन के रिश्ते की निजी बातें बताने लगता है, जिससे थॉमस बेचैन हो जाता है। वह यह भी कहता है कि वह प्रार्थना करता है कि कोई परलोक न हो, क्योंकि वह नहीं चाहता कि एलन यह देखे कि उसकी मौत के बाद वह किस हालत में पहुंच गया है। इन सब बातों के बीच थॉमस का धैर्य जवाब दे जाता है और वह कहता है कि चार्ली उसे घिनौना लगता है। चार्ली शांतिपूर्वक बाइबल उसे पकड़ाता है और उससे कहता है कि वह उसके घर से तुरंत चला जाए। अपने दुख और गुस्से में चार्ली कॉलेज के पोर्टल पर एक नोटिफिकेशन डालता है, जिसमें वह छात्रों से ईमानदारी से कुछ लिखने का आदेश देता है। अगले दिन जब वह अपनी क्लास ले रहा होता है तो वह कुछ ईमानदार उत्तर पढ़ता है और उनकी सच्चाई की सराहना करता है। फिर वह खुद भी ईमानदार बनने का फैसला करता है और पहली बार अपने छात्रों के सामने कैमरा ऑन करता है। वह उन्हें दिखाता है कि वह कौन है, अपनी सारी कमजोरियों के साथ, और फिर क्लास का अंत अपने लैपटॉप को दीवार पर पटक कर करता है। टूटे हुए लैपटॉप को देखकर लिज चिंतित हो जाती है जब वह चार्ली के लिए खाना लेकर आती है। उसे महसूस होता है कि उसका दोस्त अब ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है और वह इस आखिरी बातचीत का भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करती है। हालांकि वह उसे यह भी कहती है कि वह उसे कभी माफ नहीं करेगी, जैसे उसने एलन को नहीं किया, जिसने उसे इस दर्द से गुजारा। चार्ली ईमानदारी से कबूल करता है कि वह खुद को एलन की मौत का जिम्मेदार मानता है। उसे हमेशा लगता था कि उसका प्यार एलन के लिए काफी होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। सब कुछ के बावजूद लिज उसे बताती है कि वह एलन के कुछ और साल जिंदा रहने की एकमात्र वजह था, और उसने कभी यह शक नहीं किया कि उसका भाई उसके लिए क्या मायने रखता था। जैसे ही दोनों दोस्त बात कर रहे होते हैं, एली गुस्से में चिल्लाती हुई घर में आती है, कहती है कि उसके शिक्षक ने उसे निबंध के कारण फेल कर दिया है।
लिज आखिरी बार वहां से निकल जाती है और पिता पुत्री को अकेला छोड़ देती है। चार्ली एली को बताता है कि अगर उसने निबंध को एक बार पढ़ा होता तो उसे पता चल जाता कि वह क्या जमा कर रही है। असल में वह मोबी डिक पर लिखा हुआ निबंध था जिसे चार्ली को शांति देता है, और यह निबंध एली ने 9वीं कक्षा में लिखा था। वह कहता है कि यह सबसे ईमानदार और बेहतरीन निबंधों में से एक है जो उसने कभी पढ़ा है। यह सुनकर एली रोने लगती है, लेकिन फिर भी एक कठोर चेहरा बनाए रखती है। वह कई बार एम्बुलेंस बुलाने का प्रस्ताव रखती है क्योंकि वह अपने पिता को मरते हुए नहीं देखना चाहती। लेकिन चार्ली सिर्फ यही चाहता है कि एली उसके लिए मोबी डिक निबंध पढ़े। थोड़ी मिन्नतों के बाद एली आखिरकार निबंध पढ़ना शुरू करती है। यह सुनकर चार्ली को इतना बल मिलता है कि वह खुद को सोफे से उठाकर अपने पैरों पर खड़ा कर लेता है। बड़ी मुश्किल से वह अपनी बेटी की ओर बढ़ता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है, जैसे उसने पहली मुलाकात में उससे अपने प्यार का सबूत देने के लिए कहा था। यह साबित करता है कि उसकी बेटी उसके लिए कितनी मायने रखती थी। वह खुद को आजाद महसूस करता है और उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़ देती है। और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। फिल्म देखने के लिए दिल से शुक्रिया।